प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। निज़ामी साहब, अभी तक ज़ोर पूरा लग रहा है, एक मीटिंग्स हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, दोनों फरीक एक दूसरे को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सदारती इंतखाब में मुस्लिम लीग PTI के उम्मीदवार के मुकाबले में इकट्ठे मुस्लिम लीग नॉट पीपल्स पार्टी और JUI मिलकर लड़ें या MMA मिलकर लड़ें। तो आपको ये इत्तेहाद होता नज़र आता है या आपको लग रहा है कि अलग अलग ही उम्मीदवार लड़ेंगे? देखिए, टाइम तो बहुत कम रह गया, चंद घंटे रह गए, लेकिन सियासत में इट्स नेवर टू लेट। लास्ट मिनट पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ या डील हो सकती है, लेकिन नज़र नहीं आती कोई। अगर वो डील होनी होती तो ये पहले होता ही ना। हाँ, तो डील नहीं होती तो फिर इसका मतलब है ये तो फिर एक रस्म होगी सदारती इलेक्शन, फिर तो एक वॉक ओवर होगा, फिर तो PTI जीत जाएगी आराम से। जी यकीनन, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखे ना, अगरचे अगर आप दो कैंडिडेट हों, एक ऑपोजिशन का मुश्तरका और एक PTI, तो PTI को टफ टाइम होगा। जी हाँ, तो बड़ा क्लोज मार्जिन, चंद वोटों का मार्जिन होगा और वो इंडिपेंडेंट्स का बड़ा क्रूशल रोल होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जहांगीर तरीन साहब हर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं आरिफ अलवी साहब के, यानी जो वोटर हैं, उनसे मिल रहे हैं। इंडिपेंडेंट से भी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी से मिले आज क्या तो सारे। जी, तो एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सदारती उम्मीदवार हैं। एतजाज़ अहसन साहब, खुशामदीद हैं आपको सर। जी जॉय साहब, कैसे मिजाज हैं? जी कैसे मिजाज हैं, कैसा जा रहा है कैंपेन आपका? बस जी ठीक जा रहा है कैंपेन हमारा, तो मेरा ख्याल है ठीक ही है, पर मसला ये है कि अगर अपोजिशन के दो कैंडिडेट हुए तो फिर ठीक नहीं है। तो ये बताएं कि अभी भी चांस है कोई लास्ट मिनट के अपोजिशन को मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा कर दे आपकी सूरत में ही? जी कोशिश तो है आरिफ साहब। ये क्या मतलब, ये किस लेवल पे कोशिश है, कुछ बता सकेंगे? ये हाईएस्ट लेवल पे कोशिशें हो रही हैं। जी मतलब है आप तो हाईएस्ट लेवल पे हो सकती है कोशिशें। वो तो अगर कालामत उन्होंने होना है किसी सूरत, तो वो अभी भी इम्कानात है, वो कम होते जा रहे हैं। मैं ये कहूँगा पर इम्कानात अभी भी है। लेकिन जॉय साहब, आपने तो हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है, जमहूरी क़ुव्वतों का साथ दिया है। मियां नवाज शरीफ से आपने जुडिशरी की बहाली के दौरान बाज़ औक़ात उनके केसेस के हवाले से भी माजी में, तो क्या वजह कि वो आपसे इतने ज़्यादा एलर्जिक हो गए आप? ये तो अब मुझे मालूम नहीं है, तो नहीं पता लगाया जा सकता है, पर यकीनन उनका साथ मैंने उस वक्त दिया था सन 2000 में, जब उनके मुकरार सारे उनको खैरबाद क्या कहते हैं, उनके अपने लॉ मिनिस्टर और उनके अटॉर्नी जनरल भी उनके मुश्किल वक्त में उनकी ब्रीफ लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी और मार्शल लॉ था। जनरल मुशर्रफ का जिसका नाम तो इमरजेंसी रखा होता तो मार्शल लॉ ही था। तो और फिर ये 2014 में भी इनकी हुकूमत को अगर किसी ने बचाया तो वो सैयद खुर्शीद शाह और मैं। बाकी मेरा काम है अपोजिशन का लीडर मैं ना हूँ। अपोजिशन के लीडर का काम होता है करना, अपोजिशन लीडर का काम ये तो नहीं होता। पहले हम पे इल्जाम बहुत लगता था फ्रेंडली अपोजिशन का, पर जो मैं गलत समझता था हुकूमत, इनकी हुकूमत में, और शायद खान अब्बासी की हुकूमत थी, असल में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी और एक्सटेंशन थी मियां साहब की हुकूमत थी, और उसकी भी तनकीद और उसकी पॉलिसीज थी। और मियां साहब ने हर जंग के कुछ मुकदमात बने हुए थे, पर वो लेकिन चौधरी साहब वो गालिबन आपसे नाराज़ इस बात पे हैं कि आपने पनामा के हवाले से
उन पर कड़ी तनकीद की, लेकिन ये तो जैसे आपने कहा ये आपके फ़राइज़ मनसबी में भी शामिल था और सियासी तौर पे भी आपको ऐसा करना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं कि बहुत ही ज़ाती लेवल पे आपने तनकीद की उनको। लेकिन क्या वजह है कि लोग जो एहसानात हैं या जो अच्छी डिड्स हैं, वो जिस तरह शेक्सपियर में कहते हैं कि जो नेकियां होती हैं वो इंसान के साथ दफन हो जाती हैं तो ईवल जो है बाद में रह जाता है, इनको तो ईवल ही ईवल नज़र आता है अब। और अगर वो आप पे मान जाते तो इस वक्त एक कांटेदार लड़ाई होती ऑपोजिशन के साथ सदारती मनसब के लिए। नहीं, पर आज़िज़ साहब मेरी तरफ से कोई ऐसा वार तो नहीं हुआ जितना नमोगेट का वार था, डायरेक्ट वार था और एक अकाउंट, और मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। मैंने तो उसका तो किया था, वकील बन के आ गए थे, मैंने कोई वकालत नहीं की इनके खिलाफ किसी अदालत में पेश। जी जी हाँ, वो आपने तो लीडर ऑफ अपोजिशन का बात करते रहे ना। जी जी, अपोजिशन का हक अदा करना मेरा इख्तियार ही नहीं, मेरा फर्ज था। और ना मैंने किसी जज को सिफारिश की कि इनको सजाएं दें, और मैंने मतलब है मलिक तयूब के साथ हुआ और उससे करवाया गया। मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। अलबत्ता तनकीद करना इनके भी जो नंबरान है जी, वो बड़ी सख्त तनकीद करते रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और उसकी हुकूमत की, और खुद मेरी जवाबन। तो ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी मौका मैंने काम नहीं। हाँ, लेकिन वो चौधरी साहब इन्होंने परवेज रशीद साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप माफ़ी मांग लें जाके। कोई बात आज तक भी नहीं की। और पाकिस्तान दूध ने जो परवेज रशीद साहब का उसको एंडोर्स नहीं किया किसी वक्त। खबर यह है कि वो कह रहे हैं इम्कान कम है कि कोई मुश्तरका उम्मीदवार कर लाया जा सके, नहीं अब उनको लग रहा है इस मौके पर आकर इम्कान काफ़ी कम हो गए हैं। इस पूरे मामले में आपको फजलुर रहमान साहब का किरदार कैसा लगता है निज़ामी साहब? फजलुर रहमान साहब तो मुश्तरका उम्मीदवार की पहले कोशिश करते 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 और फिर अचानक से वो बीच में खुद एक उम्मीदवार बन गए। देखा ना आपने, उन्होंने कल खुद कहा है कि एतजाज़ एक ऐसी दुल्हन है जिसको ना ससुराल कबूल कर रहा है ना उसके घर वाले कबूल कर रहे हैं। लेकिन ये अपने बारे में क्यों नहीं कहते कि जब वो इसलिए गए थे वहाँ PMLN के पास कि यार को मुश्तरका उम्मीदवार होना चाहिए, और खुद वो दूल्हा बन बैठे। हो सकता है यही सोच कर गए होंगे। आपने ये वैसे ये ज़िंदगी के अंदर भी ऐसी होता है कि अक्सर लड़कियों की सहेलियां जो है खुद दुल्हन बन जाती हैं। तो ये मजाक जो है मौलाना फजल रहमान ने किया है, और मौलाना फजल रहमान ने कोई खिदमत नहीं की है सबोटाज करके इसको। लेकिन उससे ज़्यादा PMLN जो है वो कसूरवार है कि ये इस किस्म की बातें कि वो माफ़ी मांगें चौधरी साहब। और चौधरी साहब ने अपने जो रिमार्क्स में ये बात कही है, ये बड़ी कलीदी अहमियत की हामिल है कि भाई मैंने कौन सा गुनाह किया, आई वॉज द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट, तो मेरा काम तनकीद करना है। और देखें, और उन्हें एक बात कही है ना, उन्होंने कहा मैं को वकील बन के तो उनके खिलाफ खड़ा नहीं ना हुआ था अदालत के अंदर, जबकि मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद वकील की वर्दी पहन के जरदारी साहब के खिलाफ पेश हो गए थे। आपको याद है नहीं? जी जी जी, मेमो गेट में। जी हाँ। उसके बाद जरदारी साहब ने उनके साथ क्या किया, ये कहा कि मुझे माफ़ी मांगे मुझसे आके। जब वो धरना दिए इमरान खान बैठे हुए थे, क्या किया उन्होंने? सपोर्ट किया उन्होंने, तो इनकी जान बचाई, उस वक्त इख्तियार बचाया। ये आप परवेज रशीद साहब कह रहे हैं पहले माफ़ी मांगे। ये असल में PMLN का प्रॉब्लम ही है, वन वे ट्रैफिक, मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा। मगर ऐसा क्यों किया PMLN ने? सिर्फ अपनी अना की खातिर? क्योंकि उनको पता था और मुझे बताएं, और किस चीज़ की खातिर? अच्छा, क्या मौलाना फजल रहमान जो हैं वो कहते हैं कि आज उन्होंने कहा कि जी मैं बाकी मनसब के लिए ठीक हूँ, सदारत के लिए ठीक नहीं हूँ? मज़े का जुमला है उनका, पूरा जुमला। वो कहते हैं कि डंडे खाने और कुर्बानियाँ देते हुए तो मैं कबूल हूँ ये भी कहा और मनसब की भी बात, लेकिन हाँ, और लेकिन सदारत के लिए कबूल नहीं हूँ। तो अब कहने का मतलब है कि मैं, जो मेरे ज़हन में सवाल पैदा हो रहा था कि वो कौन से डंडे मौलाना फजल रहमान साहब ने खाए हैं और कौन सी कुर्बानियाँ कौन सी दी हैं?
उन्होंने खाए हैं, डंडे नहीं खाए। क्या कहें? बहुत सारी चीज़ें जो हैं बर्दाश्त की है, मेरा मतलब है। तो उन कारण अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई बदलवानी की है, खुदा ना खान, लेकिन आपको मालूम ही है कि उनके बारे में जो अलकाबात उनको दिए जाते रहे, कैसे सियासी हरीफ कहते हैं। डेरोगेटरी जो हैं, मैं तो उनको नहीं आलम, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन क्या एक तरफ पाकिस्तान FATF में फंसा हुआ है। मैं एक आपको बात करने लगा कि जो ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग, दूसरे आपने देखा होगा कि आज पाकिस्तान पर पूरी चढ़ाई हो चुकी हुई है कि जी आप दहशत गर्दों को, आप जो मज़हब के नाम पे दहशत गर्दी करते हैं उनको पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके सबसे बड़े सपोर्टर जो हैं उनको आप पाकिस्तान का सदर बना दें। यार को खुदा का खौफ करना चाहिए PMLN को भी। जिन्हें वो तो ठीक है कि उनका दिल पसीज गया, कि मैं दिल रीझ आया बल्कि पसीज गया कि मैं बन जाऊँ, लेकिन PMLN को कोई और, अब मैं वो बहस में नहीं जा रहा कि उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की थी या नहीं की थी, या ये मसला या वो मसला, वो बात भी जो है ना, वो बाज़ लोगों ने मुझे जवाब ये दिया यार कि आफ्टर ऑल इन लोगों ने बहुत उसके बाद पाकिस्तान के लिए काम किया है, मेन स्ट्रीम में आया है, जमहूरियत का हिस्सा बने, तो आप उनको माफ़ कर दें। आप, मैंने कहा मैं तो माफ़ कर देता हूँ, लेकिन वो सियासी जमात जो कायदे आज़म की लाम लेवा अपने आप को कहती है, उसके कोई नज़रियात हैं या नहीं है? सही है। तो अब अच्छा, मैं चलें सवाल लोगों पे छोड़ के जा रहा हूँ जो मैंने आपसे किया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, जो कुर्बानियों की बात करते हैं, तो बुनियादी तौर पर एतराज़ इसलिए पैदा होता है, ये ईद की कुर्बानी ज़्यादा क्या कुर्बानी उनके लिए? आप बताइए कि पाकिस्तान ने इनको क्या नहीं दिया? मिनिस्टर इनक्लेव में रहते थे, मिनिस्टर का स्टेटस था, कश्मीर कमेटी के लिए क्या उन्होंने कश्मीर कुर्बानियाँ कौन सी दी? मतलब कुर्बानियाँ तो कोई ना दी ना। आप तो मुसलसल फिर या तो हुकूमत का हिस्सा रहे, और जब हुकूमत का हिस्सा नहीं भी रहे तब भी ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, तो एक आपके पास एक पूरा प्रोटोकॉल मौजूद था। वो ये कह सकते हैं कि हलीफ थे वो नैब के, जब भुट्टो साहब ने बरतरफ की ना हुकूमतें, ये बड़ी पुरानी बात है। तो वो उनके वालिद साहब के ज़माने की बात कर रहे हैं ना। तो फिर वो मुफ्ती महमूद साहब ने तो हिसाब चुकता कर दिया था भुट्टो साहब से, तो PNA की मूवमेंट में, PNA की मूवमेंट में कर दिया था। तो कुर्बानी कोई, देखिए यहाँ सारे ये कहते हैं कि हमने कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन ना प्रॉब्लम तो ये है ना, भैया नवाज शरीफ ने थोड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जमहूरियत के लिए, ठीक है ना। जिन्होंने कुर्बानियाँ उन्होंने दी जो बेचारे फाइल लग गए, वो कुर्बानियाँ उन्होंने दी जो बेचारे असैसिनेट हो गए। जी हाँ, जमहूरियत की खातर तमाम तर अपनी आप उनको क्रिटिसाइज कर सकते। इन्होंने क्या कुर्बानी दी यार? ये मतलब कहीं से कहीं पहुंच गए पाकिस्तान की वजह से, फिर भी कहते हैं कुर्बानी दी। यार आप खुदा का वास्ता है, अब इलेक्शन हारे इतनी बुरी तरीके से, अब घर बैठे छोड़े ये गुस्सा। बिल्कुल ठीक है। चले अब कल सदारती इंतखाब में देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। ये नंबर गेम क्या है यार? ये तो जरा नंबर गेम दिलचस्प है। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसमें तो निज़ामी साहब कोई 350 के करीब जो हैं वो नंबर बन रहा है आरिफ अलवी साहब का। अब 350 का मतलब ये है कि आप वाज़े बरतरी है। अब अगर ये दोनों मिल जाते तो 218 और 200, यानी फजलुर रहमान साहब को 218 के करीब नंबर बन रहा है, और इत्तेज़ाद हसन साहब का 116 बन रहा है। तो 218 और 116 ये 334 बनता है। अगर ये दोनों मिल जाते तो 334 और 350 का मतलब ये है कि करीब मामला पहुंच जाता। मार्जिनल फ़र्क है जी। एटलीस्ट ये तो कहेंगे ना कि मुकाबला तो खूब किया, ना तो वहाँ तूने, लेकिन अब तो सूरत हाल ये निकलेगी जो मौजूदा है कि इसमें नंबर 1 आरिफ अलवी साहब होंगे, नंबर 2 फजलुर रहमान साहब होंगे, क्योंकि PMLN की वजह से उनके नंबर सेनेट में भी ज़्यादा हैं, और नंबर 3 जो बेस्ट कैंडिडेट है वो नंबर 3 होगा। चलें, अब तो खैर ये नहीं हो रहा, तो ये तो खैर ये बात खराबी बस यार। हम आपके ऑफर कहेंगे कुछ अल्फाज में ऑनर वैसे कह दूं अगर आपकी इजाज़त हो तो। अभी आप कुछ देर पहले हम ऑफर बैठे हुए थे तो आपने कहा कि इन तीनों में सबसे अच्छा जो सदारती उम्मीदवार है वो इत्तेज़ाद हसन है, तो ये आपकी राय थी, तो मैंने कहा चले मैं नहीं मैं तो इस पर देखिए ना, अलवी साहब जो है बहुत शरीफ आदमी हैं, बरंजा आदमी हैं, कहते हैं कि मैं बड़ा रोल अदा करूँगा बतौर सदर, खामोश नहीं रहूँगा। तो देखें अब ये ममनून हुसैन साहब ने जो इतना बड़ा खुला छोड़ के जाएंगे वो उसको किस तरह पूरा करेंगे। सही है। तो निज़ामी साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, नाज़रीन ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। निज़ामी साहब, पहले तो ये ज़रा परवेज़ खटक साहब का मामला देख लें। परवेज़ खटक साहब के 4 फैमिली मेम्बर्स अब खुद उनके अपने समेत इस वक्त कौमी असम्बली में हैं, यानी एक उनके दामाद, एक खुद हैं, एक दामाद इमरान खटक हैं, फिर उनकी एक भाभी हैं नफीसा खटक और एक भतीजी हैं साजिदा बेगम। ये तो हो गए 4। उसके अलावा अब उन्होंने 2 सूबाई असम्बली की सीटें छोड़ी हैं, एक पर उनके भाई लड़ रहे हैं, एक पर उनके का बेटा लड़ रहा है। अब डेफिनेटली इम्कान तो ये है कि जीत जाएंगे। अब दूसरी बात यह है कि राजा जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब खुशामदीद कहते हैं। सर, आपको प्रोग्राम में ये क्या मामला चल रहा है? नहीं इत्तफाक हो पा रहा सदारती उम्मीदवार के तौर पे फजलुर रहमान साहब और चौधरी साहब अलग अलग ही लड़ेंगे फिर इलेक्शन? लगता तो ऐसे ही है कि अब कोई गुंजाइश नहीं है, ना नया कोई कैंडिडेट हो सकता है और ना इनमें से कोई विड्रॉ करने को तैयार है। राय साहब, आपने कोशिश की कोई अगर विड्रॉ कराएं किसी को? ये असल में ये मामला बहुत उलझ गया है और इसी वजह से कि बातें मीटिंग होती है तो उसमें और होती हैं और कहीं और जाकर फिर ये सिलसिला बदल जाता है, तो फिर इससे दिक्कतें पैदा होती हैं। नहीं, मसलन मेरा ख्याल है कि मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, मौलाना फजल रहमान आपके लिए कोई आइडियल कैंडिडेट नहीं है वैसे। नहीं, आइडियल तो कोई भी नहीं होता, लेकिन कोई भी हो तो वो ये जो रूलिंग पार्टी ने जो साहब खड़े किए हैं, अलवी साहब, वो कौन से आइडियल? नहीं, लेकिन राय साहब कम से कम वो उन लोगों में तो शामिल नहीं, उनका ख़ानदान जिन्होंने पाकिस्तान की सरतोड़ मुखालफत की थी। नहीं, ये भी मुतनाज़ा सा इल्ज़ाम है। और राय साहब, आपकी पार्टी कायद-ए-आज़म की नाम लेवा है, कम से कम कैंडिडेट जो है वो मुस्लिम लीग के शान तो होना चाहिए था ना। मुस्लिम लीग ने उनको तो नहीं खड़ा किया था, वो तो सारी पार्टियां थी, 6-7 उन जमातों ने खड़ा किया था। अच्छा राय साहब, अभी एतजाज़ हसन साहब से हमारी बात हो रही तो मैंने उनसे ये अर्ज़ किया कि आपने दरअसल बहुत ही ज़्यादा दो टोक मुखालफत की मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन अपना रोल अदा कर रहा था, मैं को वकील बनकर उनके सामने नहीं खड़ा हुआ था। ये इसकी तनाज़र में देखा जाए तो ये कुछ सियासत में होता ही है ये सब कुछ। तो ये परवेज़ रशीद का मुतालबा कहाँ तक मुनासिब था कि जी वो माफ़ी मांगे जाके मियाँ नवाज शरीफ से? मैंने सुना है उसके लिए भी पीपल्स पार्टी तैयार थी कि मियाँ नवाज शरीफ से मिल के कोई मामलात जो हैं वो मुतवक्का तौर पर तय कर लिए जाए। मेरे इल्म में ये नहीं है, लेकिन ये कोशिश तो जारी रही और अगर वो कर लेते तो शायद वो जो रुकावट थी वो भी रफा हो जाती। वैसे आप ज़ाती तौर पर ये समझते हैं राय साहब के इत्तेदार ऐसे एक ऐसी शख्सियत हैं जो जिनको सदारत के उम्मीदवार के तौर पर बिल्कुल सही नहीं है, या उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए पहले? आप ज़ाती तौर पर वैसे ये मुतालबा जो परवेज़ रशीद का था उसको सपोर्ट करते हैं, आपकी माफ़ी मांगनी चाहिए फिर इंतखाब लड़े? आपने जो ये दो टोक सी बात की है वो इस तरह का सिलसिला नहीं है। वो तो एक रफा तनाज़ा के लिए उन्होंने ये कहा कि अगर इसमें कोई गुंजाइश पैदा करनी है या मामले को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए ये भी एक रास्ता हो सकता है। हाँ, मकसद है उन्होंने कोई मिडिल वे अडॉप्ट करने की कोशिश की। लेकिन राय साहब, मैंने ये अभी मेरे जहन में बात आई, मैंने कही भी है अभी कि जब मियाँ नवाज शरीफ एक वकील की वर्दी पहन के मीमो गेट में जरदारी साहब के पास पेश हुए, जरदारी साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में, फिर वही जरदारी साहब जो हैं आपकी मदद के लिए आए 2014 के धरने के दौरान। तो ये सियासत के अंदर इतना ज़्यादा, और उन्होंने नहीं कहा कि पहले माफ़ी मांगे फिर मैं आपकी मदद करूंगा, इतनी ज़्यादा ये कि जी ये तो इसने फलां मौके पे ये कहा था, ये आपको नहीं कह रहा, खाली खुद पीपल्स पार्टी ने भी शहबाज शरीफ के बारे में यही मौका अपनाया जब वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे। मतलब ये है कि सियासत में थोड़ी सी इस बात की गुंजाइश रहनी चाहिए कि बदलते हुए हालात में आदमी मुल्की मफाद को या उसूल को या अहलियत काबिलियत को या
जो कुछ आप करने जा रहे हैं उसके नतायज को आप सामने रखें, तो वो कहते हैं ना जी कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ द पॉसिबल, और जिस हद तक आप जा सकें उसमें गुंजाइश तो रखनी चाहिए। जी जी, ये ठीक है। और देखें आपने राय साहब, मैं ऑन अ लाइटर नोट कह रहा हूँ, इमरान खान साहब ने तो बहुत गुंजाइश रखी। उन्होंने हर वो बंदे जिसको क्रिटिसाइज़ करते रहे, उनको क्रिटिसाइज़ करते रहे, अपने आप वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से साथ मिलाया। जिस तरह MQM को देखें, 7 आदमी हैं, 2 वज़ीर हैं, शेख रशीद साहब तो बहुत पहले मिले हुए हैं, और कई सियासी जमातें मैं उनके नाम ले सकता हूँ, परवेज़ इलाही साहब और चौधरी बरदरान जो हैं। तो इस मामले में ज़रा जिस मुश्किल में आप हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स इज़ दी क्या आर्ट ऑफ द पॉसिबल। बहरहाल ये अब बहस जो है वो कल ख़त्म हो जाएगी। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये बहस तो कल खत्म हो जाएगी, लेकिन ये बात तो आप पक्की, जो राय साहब कह रहे हैं कि अब गुंजाइश नहीं है हाँ, वापसी गुंजाइश नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता देना चाहते थे राय साहब कि ये इत्तेहाद भी ख़त्म हो गया है, या आपका अपोजिशन की जमातों का एक इत्तेहाद जो पहले दिन बना था बरकरार है, अभी उसमें कोई जान बाकी है? ये है जी कि बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर ये रिगिंग का इशू ऐसा है जिसमें ये कल से ये बहस तो ख़त्म हो जाएगी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाली, और ये मामला जो है ज़्यादा उभर कर सामने आएगा, और ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद है वो उसमें ज़्यादा मजबूती आएगी। ठीक है, चलें। शुक्रिया राय साहब, बहुत बहुत आपका। हमेशा की तरह आप बड़े मेहरबानी करते हैं कि आ जाते हैं, टाइम दे देते हैं। चलें, थैंक यू सर। अच्छा, अब परवेज़ खटक साहब की बात हो रही थी। हाँ, आपने बड़ा लंबा चौड़ा नक्शा खींचा है। अब क्या इनका परवरी का या मरूसी सियासत कहना चाहिए इसे, शायद अकरबा परवरी भी, तो अकरबा परवरी भी कह सकते हैं। बिल्कुल। आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये पार्टी की स्वाबदीद होती है, किसको टिकट दें ना दें। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आती कि इमरान खान साहब तो ठीक है, आपने 5 जगह से टिकट दिया या लिया, उन्होंने 5 जगह से जीते भी वो। जी हाँ। लेकिन उन्होंने किसी अपने भाई बहन रिश्तेदार को तो नहीं दिया ना टिकट, या दिया? ठीक है, नहीं दिया ना, नहीं दिया। तो फिर इसका मतलब है कि उन्होंने ज़ाती मिसाल तो बनाई है कि वो मरूसी सियासत में यकीन नहीं रखते। नहीं तो अपने बरखुरदार को बुला के लंदन से तो इलेक्शन लड़वा सकते थे, जैसे कि जरदारी साहब ने किया। अगरचे वो इट्स नॉट द सेम थिंग, लेकिन चले एनीवे। हाँ, चले, मुसासी खानदान आप कह सकते हैं चला रहा है। लेकिन ये परवेज़ खटक के मामले में भी इमरान खान साहब ने काफ़ी रजिस्ट किया मेरे ख्याल से। सबसे पहले तो परवेज़ खटक साहब की ज़िद थी कि मैं वज़ीर आला बनूँ। आपको मालूम है कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसी जगह पे स्पेशल ट्रांसमिशन में उन्होंने कहा कि मेरी इमरान खान साहब से बात हो गई है, आई एम द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। तो जब वो जो प्राइज़ जो चाह रहे थे जब वो नहीं मिला, वो तो ये समझते ना कि ये मेरी उसने कारकर्दगी है कि इतना मैंने आपको स्वीप करवा के दिया। PTI को भारी मैंडेट तो वहीं पे मिला ना, खैबर पख्तूनख्वा में। अगर ये भारी मैंडेट मियां नवाज शरीफ के भारी मैंडेट के बाद एक किस्म का कोई इतनी पॉजिटिव चीज़ नहीं रही, लेकिन एक अच्छी खासी उनको जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को मिली, तो वो कहते थे भाई ये मेरा हक है। लेकिन हमारा ख्याल है कि वो इमरान खान साहब का वोट बैंक था। इमरान खान साहब का अपना भी ये ख्याल था, तो लगता भी ऐसे ही है, और ऐसी बात कमजोर कैंडिडेट्स भी जीते हैं वहाँ पे। फिर सियासतदान ये भी देखते हैं यार इसको अब मैंने चीफ मिनिस्टर बना दिया तो बहुत फूक ले जाएगा, ये भी तो देखे ना आप। अब परवेज़ खटक साहब का कुछ मामलात भी वहाँ थे, उनके प्रीवियस मुझे मालूम है उनके पास कोalition पार्टनर से और डीलिंग में ब्यूरोक्रेसी से एहतसाब का जो ब्यूरो था वो नाकाम हुआ। मेट्रो ट्रेन जो वहाँ पे बनाई गई सारा रैपिड ट्रांस वो सारा शेयर खुदा हुआ है, वो बजट से कई गुना ज़्यादा हो गया। शहबाज शरीफ साहब ने भी ताने दिए। तो मेरा ख्याल है कि उनकी कोई इतनी गवर्नेंस इतनी काबिल दाद नहीं थी। अब उनको अगर ये कॉम्पनसेशन जो प्राइज़ दिया गया, कंसोलेशन प्राइज़ जो है, मेरे ख्याल से ये नामुनासिब है इस लिहाज से कि इससे PTI की जो बुनियादी तब्दीली की जो को नारा था उसको गज़ान पहुँचा। अब 4 कौमी असम्बली की सीटें, 2 सूबाई असम्बली की सीटें, 1 तहसील नाज़िम की सीट और 1 जिला नाज़िम की सीट, तो ये 4 और 2 6 और 2 8 हो गई। तो ये एक वज़ीर आला ना देकर 8 सीटें आप उनको दे रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की पार्टी में तो ये शाखर्चियाँ चलती हैं ना, वहाँ पे तो
उनकी फैमिली के अलावा और भी कई फैमिलीज हैं जिनके सारे ही लोग जो हैं वो या कौमी असेंबली में या सूबाई असेंबली में, कुछ सेनेट में, कुछ वेयर लाइज द डिफरेंस। हाँ सही है, वो तो है ही बुरे, मतलब हम उन पर तनकीद करते हैं ना, चले बुरे हैं, बिल्कुल बुरा नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ ना वो कहते हैं कि नून लीग जो है वो चले, वो उनकी कमजोरियां ये वाली हैं, हम उन पर तनकीद भी करते हैं, मगर फिर वही मिसाल अगर यहाँ पर भी मिलेगी तो ये बस नोट करने की बात है जो हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं। अच्छा, अब निज़ामी साहब आगे बढ़ते हुए DPO तबादला अज खुद नोटिस केस, अब उसमें जो अब 2 उसमें हेयरिंग्स हो चुकी हैं जो आज भी हुई, अब दोनों का जो कंक्लूजन निकल रहा है अब तक का वो ये निकल रहा है कि पुलिस वालों की भी गलती सामने आ रही है। रात के 1 बजे जो तबादला किया गया उसमें बेज़ाब्तगी सामने आई है। सब वो ये था कि वो बिल्कुल ज़बानी तबादला था, अब बेज़ाब्तगी हो गई। अब उसमें सबसे जो काबिल एतराज़ चीज़ है वो ये है कि इसमें चीफ मिनिस्टर कहाँ से इन्वॉल्व हो गए, और एक जो साहब समझा आप कहने लगे चीफ जस्टिस कैसे इन्वॉल्व हो गए, नहीं चीफ मिनिस्टर कैसे इन्वॉल्व हो गए, तो चीफ मिनिस्टर साहब, अब बुनियादी सवाल इस केस में ये रह गया। देखो ना, उन्होंने तो कहा यार मैं इतना सुन रहा हूँ, उन्होंने सुबह मोटो नोटिस ले लिया इसका। हाँ जा चीफ मिनिस्टर कहाँ से इन्वॉल्व हो गए, और वो उनके जो ये दोस्त हैं, क्या नाम है उनका, असलम गुजर साहब, वो किस बात की बोली है, बिल्कुल वो कहाँ से आए, मतलब वो किस हैसियत में बैठे हैं। अब आज उन्होंने अदालत में कह दिया कि जी मैं एक साइल की हैसियत से, एक जो है एक शहरी की हैसियत से वहाँ पर, और वो उनको अच्छा जवाब दिया कि आप हमारे इंटेलिजेंस को इंसल्ट ना करें। हाँ भाई बात यह है कि वो अंग्रेजी में एक मकूला होता है, नो मैटर हाउ मच थिंग्स चेंज दे रिमेन द सेम, कि जितने मामलात बज़ाहिर बदलते हैं बुनियादी तौर पर वही रहते हैं। मतलब क्या ये तब्दीली आई है, आप बताइए कि आपने जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब का, वो ऐसे शख्सियत को लगाया, मैं उनको जानता नहीं हूँ, शायद उनके कोई जोर जो है खिले आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन कोई ख़ास तो अच्छा नहीं हुआ कि आया पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को इस चीज़ का नाम दिया गया। मतलब है कि पंजाब की किस्म की ह्यूमिलेशन ही है ना जो कुछ, और फिर ये जो अंदाज से मीडिया पे इसको उछाला गया या उछला कि ये ऐसे लगता है कोई सोप ऑपरा है, कोई ड्रामा है, मतलब इसकी क्या ज़रूरत थी। मतलब मेरा तो ये वैसे चीफ ऑन लाइटर नोट, चीफ मिनिस्टर साहब जो कुछ कर रहे हैं वो अगर ये चीज़ें करते रहेंगे तो आइंदा तगड़ा चीफ मिनिस्टर लाने का जवाब जो है वो बेहतर पैदा हो जाएगा PTI के लिए। इनकी 2 चीज़ें देखें ना, एक तो ये है कि भाई आज चीफ जस्टिस साहब ने बहुत अच्छी बात कही IGC साहब को सरजनिश करते हुए, जिन्होंने कह दिया आई थ्रो माई सेल्फ एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट। उन्होंने कहा भाई मैंने आप लोगों को कहा था कि आप सियासी असर नफूस से बालातर होकर करें। प्रॉब्लम यह है कि ये ईजियर सेड देन डन है। पंजाब का हर सियासतदान जो है और सिंध में भी, वो जब तक अपने इलाके में अपनी मर्जी के पुलिस अफसर नहीं लगवा लेता ना अपने लोअर लेवल पे भी, तो वो हुकूमत नहीं कर सकता। वो साढ़ा एक बंदा लवा दे जरा है, वो अपना बंदा, तो वो ये तो एक कल्चर, तो ये कल्चर जो है इसको इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता, जिसका सबूत ये सामने आया। और दूसरा जो चीज़ है, मैं कहूँगा माजरत के साथ, कि VIP कल्चर खाली कहने से ख़त्म नहीं होता, करने से होता है। अब ये कहना कि जी वो चीफ मिनिस्टर साहब का जहाज़ है क्यों ना इस्तेमाल करें, चीफ मिनिस्टर साहब के पास हेलीकॉप्टर है क्यों ना इस्तेमाल करें, तो भाई फिर पहले वाले पाकिस्तान में क्या ख़राबी थी, कौन सा नया पाकिस्तान आप किसकी बुनियाद रख रहे हैं। जब हमारे पंजाब में कल्चर ये है कि जब सियासतदान जो है इक़्तिदार में आता है और अपने इलाके में जाता है तो वो कहता है यार पूरी मोटरकेड लगाओ, आगे भी आउटराइडर हो, पीछे भी हो, झंडा लहरा रहा हो। वो कहते हैं ले जी ये चुनिया, क्या नाम है, मियाँ चुन्नू का सपूत जो है वज़ीर आला बना है। बात हुई ना, ठाट है ये। अगर वो चला जाए बाबू ट्रेन में वहाँ तो वो कोई उसको चीफ मिनिस्टर मानेगा नहीं। ये हमारी एक फ्यूडल कल्चर का एक क्या कहूँगा एक बुनियादी अंसर भी है। बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज़ का वैसे ब्रेक पर जाना है, लेकिन निज़ामी साहब पिछली हेयरिंग में भी जिक्र हुआ था और इसमें भी हुआ है, और वो जिक्र किया चीफ जस्टिस साहब ने 62(1)(f) का, कि क्यों ना ज़रा इस पर मुताला करके आएँ कि क्यों ना 62(1)(f) अप्लाई की जाए
इन पर, आपके चीफ मिनिस्टर साहब पर। तो अगरचे ये शायद उतना ज़्यादा सख्त एक्शन ना सुप्रीम कोर्ट ले, लेकिन बहरहाल जिक्र ज़रूर इसका हुआ। इसका जवाब मैं तफसीली तौर पर देना चाहूँगा आपको। ब्रेक देना चाहेंगे आप? एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद नाच आते हैं, इस पर बात करते हैं और कुछ शहद और जैतून के तेल की इफादियत पर भी बात करते हैं। कि हमारे साथ रहिए, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। निज़ामी साहब, आप कुछ बात करना चाहते हैं 62(1)F जो चीफ मिनिस्टर का जिक्र मैं ये कह रहा था कि माजरत के साथ ये 62(1) या 62(3) ये जो डिस्क्वालीफाई करने वाला, ये कोई हमारे आइन का कोई दरख्शां बाब नहीं है। और ये ऐसा है कि इसकी मौजूदगी में बस इसका जिक्र नहीं इतना करना चाहिए। अगर कोई केस है तो बनाना चाहिए, कम से कम हवा तो है ना। वो एक दो एक जनरल थे जो जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो पंजाब के गवर्नर बने हुए, तो जनरल सफदर बड़े मशहूर आदमी थे और बड़े ही जहाँ दीदा, वो स्टाफ कॉलेज के भी हेड रहे थे कोयटा में जो है। तो मैं उनको मिलने गया तो उन्होंने मुझे कहा कि देखें, वो ये जो मार्शल लॉ का जो है ना डर, अभी शुरू के दिन थे, वो ये नहीं कि हम आदमी को डंडा मारे, वो देखें सामने वो जो तो छड़ी पड़ी थी कुछ और जर्नैल की होती है, कहते बस लोगों को पता होना चाहिए कि ये पड़ी हुई है, ये मारी जा सकती है, इस्तेमाल में तो मेरा ख्याल है कि ये डंडा होना चाहिए। लेकिन यहाँ ये कोई, मेरा ख्याल है, मेरी नाक़िस राय में, ठीक है चीफ मिनिस्टर अभी ना तजर्बाकार है, आउट ऑफ लाइन है, नए पाकिस्तान में एडजस्टिंग हुए, तो ये ज़रा ऐसा अगर किया जाता। अब इशारे दिए चीफ जस्टिस साहब ने कि उनको हम क्यों ना बुला लें अदालत में। डराया उन्होंने बस। अच्छा, कि हम क्यों ना बुला लें, तो अगर वो आ गए और उन्होंने आगे किसी का नाम ले दिया था कि मुझे किसी ने कहा था, ऑर्डर दिया था, तो फिर तो उसको भी बुलाया जाएगा। तुम तो ये मामला तो फिर आगे नहीं चल पड़ेगा। मेरा तो ख्याल है कि इस मामले को अब वाइंड अप करना चाहिए, डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, काफ़ी हो गई है अब, ठीक है, वार्निंग देके छोड़ देना चाहिए। मतलब है कि जो वो मुतल्लिका DPO हैं, वो उनकी तबीयत के बारे में भी कहा कि बड़ी तूलानी टाइप की है और गुस्से में जल्दी आ जाते हैं और जो जोश में आ जाते हैं, लेकिन उनको जो उनके साथ हुआ, यानी जो कहते हैं ड्यू प्रोसेस और रूल ऑफ लॉ है, उसमें कानून और कवायद की जो मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस साहब का भी ये पैगाम था और जवाबत की मसला है कि पासदारी होनी चाहिए। पासदारी, अब अगर आप इतने ज़्यादा मुश्ताक हैं चीफ मिनिस्टर के आगे कोरनिश बजा लाने के कि आपने 1 बजे या 2 बजे सुबह के ज़बानी तौर पे उसको सस्पेंड कर दिया, ये कहाँ की रूल ऑफ लॉ है, कहाँ की ड्यू प्रोसेस। और अभी इमरान खान साहब ने भी 2-4 दफ़ा कहा कि मैं ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना चाहता हूँ। उनकी मुराद यही है कि यार हर एक शोबा अपने अपने काम करे, उसमें इदारे तो ऐसे बनेंगे ना, इदारे यहाँ पे थोड़ी सी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की ज़रूरत है। वो इस तरह नहीं होगी कि जी वो मेरे को बैठे ने जी फलाने भाईजान तो IG साहब तुसी ज़रा अपने PSO का कि जी IG साहब ने कोई मुबारक कर दें। और ख़ास तौर पे उस सूरत में जबकि वो क्या नाम है उनका, खबर मानका साहब जो है, मतलब है कि उसमें इमरान खान साहब के साबिक अजीज़ या मतलब उनकी बेटी, तो अब भी उनकी बेगम साहबा की बेटी है ना, वो ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत। ठीक है। अच्छा, अब निज़ामी साहब मामला ये है कि शर्जील मेमन साहब की ब्लड रिपोर्ट भी आ गई है और उनके जो बोतलों के अंदर मौजूद था लिक्विड, उनकी रिपोर्ट भी आ गई एग्जामिनेशन। नहीं, पहले ये तो बताएं हुआ क्या था। ये हुआ ये था अच्छा जी, मैं रिपोर्टों की बात कर रहा नहीं, वो तो खैर निज़ामी साहब आप दोबारा मज़ा लेने के लिए उसको दोहराना चाह रहे हैं। वो हुआ ये था कि उनके कमरे में चीफ जस्टिस साहब तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ से जो है वो कुछ बोतलें बरामद हुई। तो वो चूँकि बोतलें शराब की थीं और उस वक्त ये कहा गया कि पहले तो जो चीज़ें सामने आई कि जी ये मेरी नहीं है। अच्छा, फिर कहा गया कि नहीं ये इसमें शराब नहीं है, ये बाद में आई बात। हाँ, वो जो आदमी था ना उसने बयान दिया। हाँ एग्जैक्टली। तो अब वो जो दोनों चीज़ें हैं वो फिर सील करके तो उसको भिजवा दिया गया ज़रा लेने के लिए, और साथ ही ब्लड सैंपल भी ले लिया गया, पता चले कि कितना अल्कोहल जो है वो ब्लड के अंदर मौजूद है।
तो ये वाक़या हुआ था जब चीफ जस्टिस साहब सब जेल का दौरा करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर ये निकला था, यानी हस्पताल का दौरा करने के लिए, जो कि सब जेल करार दिया गया है, जहाँ पर इस्तराहत फरमा रहे हैं शर्जील मेमन साहब 600 अरब रुपए के इल्ज़ाम के सिलसिले में जेल काटते हुए। ज़मीर के कैदी नहीं है। ज़मीर के कैदी कौन है? शर्जील ज़मीर के कैद दे दिया फिर हर बंदे को, तो काफ़ी नहीं। वो आया कन्विक्ट हुए या नहीं हुए? भी ये भी नहीं हुए। तो जब तक कन्विक्ट ना हो तो ही इज़ हमारे जो एंग्लो सैक्सन लॉ है, मैं नैब के लॉ की नहीं बात कर रहा, ही इज़ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। उनके कुछ राइट्स तो है ना। इसका स्टेटस क्या, वो जेल में तो है काफ़ी? नहीं, लेकिन उनके कोई राइट्स तो है ना, बतौर एक इंसान के कोई डिग्निटी है या नहीं है? उनकी अपनी ना हो, लेकिन मेरे नज़दीक तो है ना कुछ। लेकिन निज़ामी साहब ये तो हमारे मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि थिंग्स कुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे। लाइक मेरा अपनी राय में ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है डैम बनवा रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में उन्होंने इंसाफ का बोलबाला कर दिया। ये उनका काम नहीं है, ये किसी मजिस्ट्रेट का काम था मेरे नज़दीक। लेकिन उनका इस्तेकाक तो है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी नहीं, भी हॉस्पिटल में। मेरी राय है, मैं बसत अदब में अपनी राय का सही है इज़हार कर रहा हूँ। नहीं तो अब शर्जील मेमन साहब, चले मैं शर्जील मेमन की बात नहीं करता। शर्जील मेमन देखे ना, मैं उनकी बात नहीं करता। शर्जील मेमन की जो करप्शन है, जिस डिपार्टमेंट में मुबैना करप्शन है, एडवर्टाइजिंग, मैं तो खुद अखबार निकालता हूँ, वहाँ जो पैसों के बगैर इश्तिहार नहीं मिलता और इश्तिहार की पेमेंट पैसों के बगैर नहीं मिलती, इतनी करप्शन उस शोबे में थी। और शर्जील मेमन भी उस बहती गंगा में, और भी बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम इसमें आते हैं जो बावजूद मैं यहाँ नहीं लेना चाहता, लेकिन ये एक ऐसा करप्शन का मब्बा था। और मुझे नहीं अब पता कि जैसे मैंने कहा कि इज़ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, कि क्या एविडेंस है, कितने अरब की उन्होंने वाकई करप्शन की है। मैं तो एक और दूसरी बात कर रहा था। सही है। अच्छा निज़ामी साहब, एक और भी तो हुआ ना, अनवर मजीद के भी तो गए थे चीफ सीजे साहब, वहाँ से कोई फाइल मिली उनको कुछ सुना। अच्छा मैं एक चीज़ मगर जो पहले निज़ामी साहब उससे करना चाह रहा था वो ये कि ये हमारे यहाँ कल्चर बन गया हुआ है कि कोई शख्स जो जेल में है वो जाकर हॉस्पिटल में आराम करते हैं, यानी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जी जी, ये ख़ास तौर पे ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। उन्होंने कहा ये अपना जो हमारे ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के, आपको पता ना कौन है? जी हाँ, क्या नाम है उनका? जो डॉक्टर आसिम साहब, डॉक्टर आसिम जी। उनसे पूछा कि आज उनकी पेशी थी, उन्होंने कहा भाई मेरा तो कोई तल्लुक नहीं है, वो तो सब जेल है और वो एहलकार जाना है हुकूमती और सब जेल वाले जाना है, मेरा तो सिर्फ अस्पताल है। अच्छा एक और चीज़, वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये साबित हुई है, जो चीफ केमिकल एग्जामिनर सिंध हैं उनकी रिपोर्ट जारी हो गई है, वो ये कहते हैं कि बोतलों में तस्दीक हो गई है कि एक में जैतून का तेल था और एक में शहद था। ये तो अब टेस्ट करके सरकारी तौर पर ये इतला सामने आ गई है। लेकिन वो बेचारे तो जेल तो चले गए ना। नहीं लेकिन वो सही है। अब मैं मेरा ये लग रहा है कि जुड़े इस बात को, खैर निज़ामी साहब, लेकिन अब मसला ये है कि मेरे घर में जो शहद होगा वो मैं शहद के जार में रखूंगा ना, मैं शराब की बोतल में डाल के क्यों रखूंगा? ये तो आपका इस्तेकाक है ना कि वहाँ जिस भर बोतल में डाल के रखें। नहीं, दूसरी ये बात आज़ाद शहरी पाकिस्तान के, ये कहना कि आया वो शराब नोशी करते हैं नहीं करते, ये तो एक और बहस है ना फिर। हाँ ठीक है, हाँ ये एक और बहस है। ठीक है, लेकिन एतराज़ शराब नोशी पे चलने में ना भी करूँ नहीं, लेकिन अब वो मैं इस बात पे एतराज़, लीगली स्पीकिंग तो केस ठीक है ना उनका। हाँ वो ठीक है, लीगली स्पीकिंग तो ब्लड में तो उनका कोई आया ही नहीं, अल्कोहल का सबसे बड़ी तो ब्लड अल्कोहल में नहीं आना जो है, तो उन्हें वापस जमा करा दिया जाए लाकर शर्जील मेमन साहब को अस्पताल में। मैं ये नहीं कह रहा, ये जाने वो और आला अदालतें जाने। सही है। और उनसे आ रहे एक पाई जो है अगर कौम की लूटी हुई है, सही है, वो वसूल होनी चाहिए। चलें एक चीज़ अब निज़ामी साहब रह गई, इसको फिर हम कल डिस्कस कर लेंगे क्योंकि दौरा परसों है माइक पॉम्पियो का, तो उसको हम फिर तफसील से कल के प्रोग्राम में डिस्कस पूरा प्रोग्राम इस पे करें। हाँ वो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं कल ज़ाहिर सदाती इंतखाब भी है, कल उस पर भी बात होगी। आप फॉरेन अफेयर्स पे बात करें तो कहते हैं जी रेटिंग नहीं आती, छोड़ दें। नहीं लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर उस पर बात करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है कल सदाती इंतखाब है तो उस पर भी बात करेंगे, तो दोनों चीज़ों पर हम कल प्रोग्राम में आधा ज़रूर डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम में बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।